ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1.13 राइट। अब तक क्वेश्चन नंबर 1.12 तक सॉल्व हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 की बात करें कि एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन था ये था कि टू आइडेंटिकल स्क्वायर ए एंड बी है और इन पे चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दोनों पे सेम चार्ज है। दैट मीन्स क्यू चार्ज इस पे भी है और क्यू चार्ज इस पे भी है। दोनों स्फीयर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। दैट मीन्स जो दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब क्वेश्चन 12 था राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में यही दोनों स्फीयर है जिन पे सेम चार्ज यही है। एक थर्ड अनचार्ज लिया जा रहा है आइडेंटिकल शेप एंड साइज का। पहले तो थर्ड चार्ज को फर्स्ट से टच करते हैं, कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, उसके बाद उसी चार्ज को आप ठीक है सेकेंड के साथ कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद फाइनली इन दोनों चार्ज को अगेन सेम डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। तो रिपल्सिव फोर्स कितना एक्ट करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहां कंसेप्ट देखें। सपोज आपके पास टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है, यहां पर मैं 3 ले रहा हूं आइडेंटिकल स्फीयर्स, ए बी और सी, तीनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। ठीक है ना, तीनों सेम साइज के। ए एंड बी पे चार्ज इक्वल है क्यू क्यू। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है, मतलब इस पे 0 चार्ज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते क्या है, फर्स्ट स्फीयर और थर्ड स्फीयर को कांटेक्ट में लाते हैं, इनको कांटेक्ट में लाते हैं। ये आपका ए है, ये सी है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे चार्ज 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे हम कांटेक्ट में लाएंगे होगा क्या कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, जब किसी अनचार्ज स्फीयर को चार्ज स्फीयर से कांटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इस पे 0 चार्ज है, इस पे क्या है 0 चार्ज है, 0 कूलम है, इस पे क्यू कूलम चार्ज है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, फाइनल दोनों स्फीयर पे जो चार्ज होगा जब इनको हम टच कराएंगे और अलग करेंगे, ठीक है अलग करेंगे तो स्फीयर ए हो जाएगा, ये स्फीयर आपका सी है, दोनों पे चार्ज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा Q प्लस 0/2 और इस पे भी आ जाएगा Q प्लस 0/2। दैट मीन्स ये क्या Q प्लस 0/2 क्या आ जाएगा, Q/2 और Q/2। मतलब थर्ड चार्ज को फर्स्ट के साथ टच कराने पे दोनों पे चार्ज अब कितना हो गया, Q/2 और Q/2 हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। थर्ड चार्ज, अब थर्ड देखो, थर्ड स्फीयर पे चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया। अब इस स्फीयर को हम बी के साथ बी स्फीयर कॉन्टेक्ट में लाते हैं। दैट मीन यहां स्फीयर बी है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। अब सी, जब इससे रिमूव करने के बाद इस पे चार्ज कितना आ गया, Q/2 आ गया। अब इसको हम बी के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, बी के साथ कांटेक्ट में लाया। अब देखो ये चार्ज जो स्फीयर सी है इस पे कितना चार्ज आ चुका है, Q/2 आ चुका है। ठीक है, Q/2 आ चुका है। तो अब जब इनको टच कराने के बाद अगेन रिमूव करेंगे तो चार्ज का क्या हो चुका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा। तो अगेन अब बी स्फीयर और सी स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, दोनों चार्ज को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए।
दैट मीन्स ये आपका बी है, ये सी है। इस पे चार्ज अब हो जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू। ठीक है, इस पे कितना आ जाएगा क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस क्यू मतलब 3q अपॉन 4 कितना आ जाएगा 3q बाई 4 चार्ज आ जाएगा। और इस पे भी यही आ जाएगा 3q बाई 4। बात समझ में आ गया? क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारे पास 2 3 स्पेयर है, ए बी एंड सी। ए और बी स्पेयर पे तीनों आइडेंटिकल स्पेयर्स है, शेप और साइज इक्वल होगा। ए और बी पे क्यू क्यू चार्ज है, सी पे कोई चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 कूलम। ठीक है ना? ठीक है, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं? केस 1 में कह रहे हैं कि स्पेयर सी को ए के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कांटेक्ट में लाने के बाद जब सेपरेट करेंगे, ए पे जो चार्ज होगा Q प्लस 0/2 दैट मीन्स Q/2 आ जाएगा, और सी पे कितना चार्ज आएगा Q प्लस 0/2 दैट मीन्स Q/2 आ जाएगा। क्लियर है? दोनों पे चार्ज अब इक्वल हो जाएंगे Q/2 Q/2। अब सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं? केस 2 में क्या कर रहे हैं? अब इस स्पेयर को जब हम इससे रिमूव करने के बाद इस स्पेयर को हम बी स्पेयर के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। जब इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो देखो बी पे क्यू चार्ज है और सी पे Q/2 आ चुका है। तो दोनों कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम सेपरेट करेंगे तो अगेन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस तरह से Q प्लस Q/2 अपॉन 2। इसे सॉल्व करोगे तो 3Q/4 आ जाएगा। इसी तरह से सी पर भी इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q प्लस Q/2 अपॉन 2 तो 3Q/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइनल पोजीशन होगा, जो ये वाला पोजीशन है, ठीक है ना, सेकेंड केस में जो बी पे चार्ज होगा और उसके बाद ये वाला केस, ठीक है, फर्स्ट केस वाला जो ए पे चार्ज है, अब इनको मतलब सेम डिस्टेंस पे रखा जा रहा है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। तो पहला देखो केस, अब हम डायरेक्ट यहां पर कर रहे हैं, केस वही लेके चल रहे हैं। केस वन में when third sphere contact with first sphere, then charge on फर्स्ट स्पेयर कितना हो जाएगा, इसको हम क्यू ए बोल दे रहे हैं, क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखा हमने, अगर क्यू इस पे चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है तो आ जाएगा Q/2। एंड सेकेंड पे थर्ड स्पेयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, QC पे आ जाएगा Q/2। ठीक है, ये वाला केस आप इसको भी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। ये आ गया केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या, ठीक है ना, केस 2 में करेंगे when third sphere contact with second sphere, ठीक है। देन अब देखिए QB पे चार्ज कितना होगा, QB पे चार्ज आ जाएगा ये वाला, यहां से देखा ना हमने 3Q/4 आ जाएगा। ठीक है ना, देन चार्ज ऑन सेकेंड स्पेयर QB इक्वल टू क्या आ जाएगा 3Q/4
4। ओके, और उस पे जो चार्ज क्यूसी पे आ जाएगा, ठीक है, सेकंड केस में इस पे आ जाएगा 3Q/4, ये कंडीशन आ जाएगी। तो अब कहा जा रहा है कि विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। अब फाइनली दोनों से अलग करके व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब जो है, ठीक है ना, इसे मैं रब कर दो, इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सोल्यूशन का ही पार्ट चल रहा है, बस यहाँ पर विजुलाइज करके समझाने की कोशिश हमने किया कि हमारे पास 3 स्पेयर हैं, ए बी सी आइडेंटिकल शेप एंड साइज के, ए और बी पे क्यू एंड क्यू चार्ज है, सी अनचार्ज है। जब सी को ए के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे और सेपरेट करेंगे तो दोनों का चार्ज Q/2 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि अब इस स्पेयर को बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाए, जब ये चार्ज हो चुका है, इसमें Q/2 आ चुका है, तो उस केस में इसको जब हम इसके साथ बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे और सेपरेट करेंगे तो बी पे चार्ज 3Q/4 आ गया और सी पे चार्ज 3Q/4 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए इसे मैं रब कर रहा हूं, नोट डाउन कर लें। अब फाइनली जो फाइनल ए और बी पे चार्ज है, अब इनको सेम डिस्टेंस पे रखा जाता है, ठीक है ना। ये ठीक है, स्फीयर ए एंड बी है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। इस पे चार्ज कितना आ चुका है, ए पे Q/2 है और बी पे आ जाएगा 3Q/4, ये वाले केस लेंगे, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी बाई कूलम्स लॉ, बाई कूलम्स लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2/R², दिस इक्वल टू K, Q1 क्या हो जाएगा Q/2 और Q2 कितना आ गया 3Q/4 अपॉन R², यही रहेगा, ठीक है। दिस इक्वल टू, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो K Q² अपॉन 3 आ जाएगा ना, 3K/Q² अपॉन 4×2 = 8R², ये आ गया। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R = 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि R = 50 सेंटीमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 50/100, ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा कितना 0.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, तो 3 मल्टीप्लाई K की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ एंड Q² की वैल्यू क्या है, यहां से देखें 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷, इसका स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाई R मीन्स 0.5 का स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो 3 × 9 3 = 27 बोल दें, 9 3 = 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 6.5 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स 6.5 × 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14, 7 2 = 14, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। देखिए 0.5 65 से डिवाइड 0.5 से 6.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है, और 0.5 से 6.5 को डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल बस कैलकुलेशन यहां पे करना है, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा, 169 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 और +9, तो कितना आ जाएगा -5,
डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 8 से 169 को डिवाइड करेंगे तो 1, 8 2 जा 16, 2 8 1 जा 8.1 आएगा, 10 आ जाएगा 125। ठीक है, 21.125 आ जाएगा। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लें, 21.125 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर लें, आपका आ जाएगा। तो फाइनली मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है ना, ये वाला मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका, इस तरह से सोल्यूशन होगा, इसे नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 1.14 देखें, फिगर 1.33, ये आपका फिगर 1.33 है। shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? ठीक है, यहां देखें 2 प्लेट्स हैं जिन पे ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी बिलो वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अपर पे पॉजिटिव चार्ज एंड बिलो प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इनके बीच से, दोनों प्लेट के बीच अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से। ठीक है ना, अब 3 पार्टिकल जो है इससे पास हो रहे हैं, पास होने फाइनली हम देख रहे हैं कि 2 पार्टिकल जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और 3rd पार्टिकल टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर देखिए 3 चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। तीनों चार्जेस के साइन बताने हैं कि मतलब कि चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो अब देखिए चार्ज 1 and 2 टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट बेंड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहा है, दैट मीन्स इन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगता है, अपोजिट चार्ज पे। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहा है, तो 1 and 2 पे क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है ना, क्योंकि टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट बेंड हो रहे हैं। और 3rd चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट बेंड हो रहा है, तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर होगा? तो यहां आप बता सकते हैं आंसर में, चार्ज 1 and 2 are negative charge because they bend towards पॉजिटिव प्लेट। ठीक है ना, ये दिया है पॉजिटिव प्लेट मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच लगेगा, तो इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? एंड 3rd चार्ज is positive because positive charge
बिकॉज इट बेंड्स टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, साइन समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये दो चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट बेंड हो रहे हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। एक प्लस है तो दूसरा, ये दोनों माइनस होंगे। क्लियर हो गया। अब ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में आपको ये बताना है विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q बाई एम। ठीक है, Q बाई एम चार्ज टू मास रेशियो। तो पहले देखिए, इसके प्रूफ से पहले बता दूं कि जिस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होता है उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। बात समझ में आई? जिस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा उस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम यहां पे देखें फिगर में, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है? थर्ड चार्ज का हो रहा है। देखिए इनके बीच अगर गैप को देखें तो इनके बीच गैप ज्यादा है, इनके बीच कम गैप है। तो ये देखिए स्टार्टिंग से ज्यादा बेंड होता हुआ चल रहा है, ये थोड़ा स्लाइटली कम बेंड हो रहे हैं। ठीक है ना, फिगर को देख करके पता चला कि थर्ड चार्ज का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है ना, तो इसमें कितना ये डिफ्लेक्शन फाइनल हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट होगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन मैं मान लेता हूं, क्या मान लू, SY मान लेता हूं। ठीक है ना, SY डिफ्लेक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जस्ट इंटर करेंगे तो ये पार्टिकल इस तरह से इंटर किया, तो इसकी वेलोसिटी मान लो कि v वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी v को हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी में इनके कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें। तो इनिशियली जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा पार्टिकल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया ना? देखो u स्पीड से इंटर कर रहा है, मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u है, इंटर किया तो इसमें इनिशियली स्ट्रेट मूव करेगा ना, हॉरिजॉन्टल टोटल वेलोसिटी होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा, 0 होगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि इस प्लेट को पार्टिकल को पास करने में कितना टाइम लगता है, t टाइम। ठीक है ना, बात समझ में आया? तो प्लेट को पास करने में पार्टिकल कितने टाइम ले रहे हैं, t टाइम ले रहे हैं। ये भी t टाइम, ये भी t टाइम, ये t टाइम, तीनों का टाइम t कांस्टेंट मान लेते हैं। अभी दिया नहीं है तो अपनी सिंपलिसिटी पर्पस के लिए कांस्टेंट टाइम हम मान लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे जब आपका पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा। तो उस केस में वर्टिकल वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी आ जाएगी, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें मेनली डिफ्लेक्शन से मतलब है, ये डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करें, सेकेंड वाला यूज कर लें, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। ठीक है, बात समझ आया? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, SY इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब SY इक्वल टू आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। देखो यहां पर एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है ना, A की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो
पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। दैट मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पे फोर्स डाउन साइड में कितना लगेगा, क्यू ही लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हो जब पार्टिकल में फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अगर पार्टिकल का मास m है, F इक्वल टू ma से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, पार्टिकल पे फोर्स F लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। दैट मींस F इक्वल टू ma राइट करेंगे और F कितना फोर्स लग रहा है, Q E लगेगा। पार्टिकल पे अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप है प्लेट के बीच, तो इस पार्टिकल पे, तो पार्टिकल यहां होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा, Q लगेगा। Q इक्वल टू पार्टिकल का मास m है और एक्सेलरेशन a जनरेट हो रहा है, यहां से a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, a इक्वल टू Q E बाई m आ जाएगा। बात समझ में आया, कैसे आया? अब देखो मैं बताता हूं। मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है डाउन साइड, ठीक है ना। अब कोई पार्टिकल इसके अंदर इंटर करता है, किसी वेलोसिटी से इंटर करता है ना। मान लो पार्टिकल यहां पर है जिस पे चार्ज Q है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल Q होगा तो इस पे फोर्स लगेगा तो डाउन साइड, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन साइड है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा QE, ठीक है ना। जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगता है कितना, QE। अब बात समझना, जब इस पर फोर्स, आप पता है किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करना है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। दैट मींस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। ओके, अगर A एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, m इज द मास ऑफ चार्ज, फोर्स F इक्वल टू Q है, Q इक्वल टू ma, यहां से A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, A इक्वल टू QE बाई m आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करें, इस A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो Sy इक्वल टू आ जाएगा, Sy इक्वल टू आ जाएगा हाफ A की वैल्यू क्या है, QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आ जाएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं हाफ E टी स्क्वायर इंटू Q बाई m, ऐसे राइट है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को पास करने में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने में टाइम t लग रहा है, t कांस्टेंट है मान लिया। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो Sy इक्वल टू कांस्टेंट इंटू Q बाई m, तो फाइनली हम बोल सकते हैं Sy प्रोपोर्शनल टू Q बाई m। क्लियर है? अब देखो, तो यहां से अब हमें क्या पता चल रहा है कि Sy की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Q बाई m की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। Sy की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो Q बाई m की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें डिफ्लेक्शन किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, थर्ड पार्टिकल का हो रहा है। थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा है, Sy ज्यादा है, इनका कम है, इनका कम है, इसका मतलब Q बाई m किसका ज्यादा होगा, थर्ड पार्टिकल का होगा। देयरफॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल थर्ड इज मैक्सिमम, इज क्या होता है, हाईएस्ट। बात समझ आएगा बच्चों? ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन भी कर दिया, कैसे हमें रियल में पता चलेगा कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ओके, तो नोट डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।